जी हाँ दोस्तों, तो क्या शंकराचार्य और योगी विवाद में आखिर झुक गए योगी? मोदी शाह को साइड रख करके आखिर भागवत सिंह, योगी और दोनों डिप्टी सीएम की कौन सी हुई सीक्रेट मीटिंग? यूपी में बड़ी सियासी हलचल। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जबार खान। क्या दोस्तों उत्तर प्रदेश में कोई बड़ी सियासी हलचल होने जा रही है? यह उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ और दोनों डिप्टी सीएम के साथ में मोहन भागवत की मुलाकात क्या किसी नए आने वाले हलचल की एक दस्तक है, या फिर यूपी में डैमेज कंट्रोल की कोशिश? विस्तार से आपको बताते हैं, क्योंकि दोस्तों उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का सियासी पारा इस समय गर्म है। वजह विपक्ष के हमले या फिर सरकार के फैसले नहीं, बल्कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत की ताबड़तोड़ राजनीतिक मुलाकातें हैं। बीती रात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से करीब 35 मिनट चली बातचीत के बाद सुबह सुबह दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक से 15-15 मिनट की अलग अलग मुलाकात ने अटकलों के दौर शुरू कर दिए। दोस्तों, इन मुलाकातों का आधिकारिक एजेंडा फिलहाल सार्वजनिक तो नहीं किया गया, लेकिन राजनीतिक हलकों में इसे सामान्य शिष्टाचार से कहीं ज्यादा अहम माना जा रहा है, खासतौर पर तब जब उत्तर प्रदेश में 2027 का विधानसभा चुनाव सत्ता और संगठन दोनों के लिए निर्णायक माना जा रहा है। तो क्या सत्ता और संगठन के बीच की लड़ाई, और क्या दिल्ली और लखनऊ के बीच की रार, और ऐसे में योगी और शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वर आनंद के बीच में जो कुछ ठनी हुई स्थिति दिखी है, इन तमाम कड़ियों को जोड़ने के बाद में इस वक्त मोहन भागवत डैमेज कंट्रोल करने के लिए उत्तर प्रदेश में एक नई दशा और दिशा को राह दिखाते हुए दिख रहे हैं, या इसके पीछे दिल्ली वर्सेस लखनऊ वाला कोई एंगल है? दोस्तों, राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि संघ प्रमुख ने तीनों शीर्ष नेताओं से अलग अलग फीडबैक लिया। ऐसा भी हो सकता था कि मोहन भागवत की योगी आदित्यनाथ से मुलाकात हुई, योगी के साथ में दोनों डिप्टी सीएम भी पहुंचते। इससे भी होता कि साहब देखिए किस तौर पर तीनों ही बड़े नेताओं में, मुख्यमंत्री और दोनों मुख्यमंत्री के बीच में किसी भी तरह की जो बात कही जाती है अनबन की कहीं दूर दूर तक नहीं। मोहन भागवत संघ प्रमुख के साथ में मुलाकात के लिए एक साथ तीनों गए, एक साथ बैठे, एक साथ बैठने की तस्वीरें आती, चाय पीने की तस्वीरें आती, लेकिन ऐसा क्यों नहीं हुआ? तो अब तीनों शीर्ष नेताओं से मोहन भागवत की अलग अलग मुलाकात, तो क्या मतलब इसका कि फीडबैक लिया गया है ताकि खुल करके फीडबैक आए? दोस्तों, उत्तर प्रदेश सिर्फ एक राज्य ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय राजनीति की धुरी है। 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को यूपी में अपेक्षित प्रदर्शन नहीं मिला। आप सबके सामने है, यूपी और महाराष्ट्र दो राज्यों ने भारतीय जनता पार्टी को बैकफुट पर कर दिया था, 240 पर लाकर खड़ा कर दिया था 303 से। ऐसे में संघ और बीजेपी दोनों 2027 को किसी भी हाल में हाथ से जाने देना तो बहुत दूर की बात है, किसी भी तरह का डेंट तक लगने नहीं देना चाहते हैं। दोस्तों, अगर देखें हाल के कुछ विवाद, जैसे कि यूजीसी के बदले नियम, शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वर आनंद से जुड़ा प्रकरण, वाराणसी के मणिकर्णिका घाट ध्वस्तीकरण को लेकर उठे सवाल से सरकार की छवि को लेकर चर्चाएं और बवाल काफी ज्यादा तेज रहे। खासतौर पर विपक्ष, समाजवादी पार्टी इन मुद्दों को लेकर के सरकार को घेरने में जुटी रही, अभी भी जुटी है। ऐसे में स्वाभाविक है कि संघ ये जानना चाहे कि जमीन पर कार्यकर्ताओं और परंपरागत समर्थक वर्ग में किस तरीके की प्रतिक्रिया है, और क्या नाराजगी है, क्या भ्रम है, और उसे कैसे दूर किया जाए। दोस्तों, संघ प्रमुख की मुलाकातों को डैमेज कंट्रोल एक्सरसाइज के तौर पर भी कुछ राजनीतिक जानकार देख रहे हैं। मुलाकात के अभी चंद ही घंटे हुए कि अलग अलग तरह के इस पर कयास लग रहे हैं, खासतौर पर ब्राह्मण समुदाय को लेकर उठे सवालों के संदर्भ में। हाल के दिनों में विपक्ष लगातार यह आरोप लगा रहा है कि योगी सरकार ब्राह्मण विरोधी है, और दिलचस्प यह है कि संघ प्रमुख से मुलाकात के पहले डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने 101 बटुकों का सम्मान किया। इसे प्रतीकात्मक संदेश माना गया, क्योंकि दोस्तों इससे पहले केशव प्रसाद मौर्य भी इस मुद्दे पर अपनी स्थिति स्पष्ट कर चुके हैं। इन सवालों के बीच में संघ प्रमुख का एक बयान भी चर्चा में है। उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा कि वो बीजेपी को रिमोट कंट्रोल से नहीं चलाते,
बल्कि हिंदू समाज के एजेंडे पर चलने वाले सभी दल उनके लिए समान हैं। ये बयान भले ही औपचारिक लगे, लेकिन इसके राजनीतिक अर्थ निकाले जा रहे हैं। संघ हमेशा से खुद को सांस्कृतिक संगठन बताता रहा है, लेकिन चुनावी रणनीतियों और जमीनी नेटवर्क में उसकी भूमिका से इनकार नहीं किया जा सकता। साल 2024 के बाद महाराष्ट्र, हरियाणा, बिहार जैसे राज्यों में संघ की सक्रियता और बढ़ी है और भाजपा को संगठनात्मक मजबूती का लाभ मिला। ऐसे में यह भी माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में संघ 2027 को लेकर अपनी भूमिका और मजबूत और बेहतर तरीके से तय कर रहा है। दोस्तों, राजनीतिक पर्यवेक्षक मानते हैं कि किसी भी बड़े चुनाव से पहले संगठन और सरकार के बीच तालमेल की समीक्षा जरूरी होती है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी का संगठनात्मक ढांचा विशाल है, लेकिन लोकसभा चुनाव के बाद कई स्तरों पर आत्ममंथन की जरूरत महसूस की गई। संभावित मंत्रिमंडल विस्तार, प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में नई टीम की चर्चा भी जोरों पर है। संघ प्रमुख की बैठकों को इस संदर्भ में भी देखा जा रहा है। क्या संगठन में बदलाव की तैयारी है? क्या सरकार में कुछ नए चेहरे शामिल होंगे? क्योंकि चुनाव से पहले अक्सर ऐसा होता है। मंत्रिमंडल में विस्तार या फेरबदल तो छोड़ दीजिए, आपको याद होगा बीते दिनों में गुजरात में मुख्यमंत्री को छोड़कर सारे मंत्री के चेहरे बदल दिए गए। आपको याद होगा उत्तराखंड में त्रिवेंद्र सिंह रावत हुआ करते थे मुख्यमंत्री, उनके बाद में किस तौर पर तीरथ सिंह को मुख्यमंत्री बनाया गया और फिर उसके बाद में पुष्कर धामी को मुख्यमंत्री। आपको याद होगा हरियाणा विधानसभा चुनाव, मनोहर लाल खट्टर लगातार एक सख्त शासक के तौर पर हरियाणा को संभाल लेते, लेकिन चुनाव से पहले, लोकसभा से पहले कैसे उनको मुख्यमंत्री से हटा करके नायब सिंह सैनी को बना दिया गया और उनको केंद्र की राजनीति में लाया गया। यानी कि संगठनात्मक ढांचे को लेकर के जमीन पर किस तरीके का संतोष, किस तरीके का आक्रोश जनता के बीच में बीजेपी के पदाधिकारियों के प्रति, सांसदों, विधायकों के प्रति या फिर नेताओं के प्रति नाराजगी है, सहमति है, संतोष है, इन सब चीजों का आकलन बेहद जरूरी होता है। और इसीलिए बीजेपी डंके की चोट पर करती है, उसका फायदा भी उसे मिलता है, हालांकि बहुत जगहों पर नुकसान भी। हालांकि दोस्तों, कई सारे सवाल हैं कि अब ऐसे में क्या संगठन में किसी तरीके का कोई बदलाव होगा, क्योंकि 27 से पहले संभव है और होना चाहिए। आमतौर पर यही राजनीतिक पंडित बताते हैं। और क्या सरकार में नए चेहरे आएंगे तो वो कौन से होंगे? ओबीसी से ज़्यादा होंगे, दलित समाज से ज़्यादा होंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में दलित समाज को अपने साथ खींचने के लिए, विश्वास को बहाल करने के लिए एक नए प्लान के तहत आगे बढ़ रही है। क्योंकि 24 में दलितों का छिटकना बीजेपी के लिए एक बड़ा डैमेज था। तो ऐसे में दोस्तों, क्या मंत्रिमंडल में नए, सरकार में नए चेहरे शामिल होंगे? हालांकि इन सवालों पर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव लगातार ब्राह्मण, पिछड़ा और दलित समीकरणों को साधने की कोशिश में लगातार हैं। शंकराचार्य विवाद और घाट ध्वस्तीकरण जैसे मुद्दों पर उन्होंने सरकार को कटघरे में खड़ा कर रखा है, एक नैरेटिव सेट कर रखने में कामयाबी हासिल की है। बीजेपी की रणनीति ये दिखती है कि वो इन मुद्दों को विपक्ष के हाथ में पूरी तरीके से जाने नहीं देना चाहती। और दोस्तों, जिस तरीके की मुलाकात हुई योगी आदित्यनाथ और उनके बाद में दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक, जिस तरीके से लखनऊ के सरस्वती कुंज में आरएसएस प्रमुख भागवत से मुलाकात दोनों करते हैं, और ऐसे में कहा यह जा रहा कि आगामी चुनाव को ध्यान में रखते हुए संगठन और सरकार के बीच समन्वय को मजबूत करने की चर्चा है। क्योंकि दोस्तों, भले ही दोनों डिप्टी सीएम हों, लेकिन दरअसल सरकार तो सिर्फ एक ही व्यक्ति के नाम से जानी जाती है और वही योगी आदित्यनाथ, वो भी जब इतने मजबूत शासक हों। दोस्तों, बताया जा रहा है कि दोनों उप मुख्यमंत्री मोहन भागवत से मिलने के लिए एक साथ पहुंचे तो जरूर, लेकिन दोनों नेताओं ने अलग अलग समय पर संघ के प्रमुख से मुलाकात की। यानी कि ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य एक साथ दोनों को नहीं बुलाया भागवत जी ने, बल्कि मोहन भागवत ने दोनों से अलग अलग 15-15 मिनट करीब मुलाकात की। केशव प्रसाद मौर्य पहले पहुंचे, ब्रजेश पाठक उनके बाद संघ प्रमुख से मुलाकात करने गए। इन मुलाकातों का सिलसिला मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कल हुई बैठक में देर रात बैठक के बाद हुई शुरू हुई और स्पष्ट है उत्तर प्रदेश के सियासी और प्रशासनिक तालमेल पर गहन मंथन चल रहा है।
दोस्तों, उत्तर प्रदेश की राजनीति के लिहाज से इन मुलाकातों को काफी अहम माना जा रहा है। मुख्यमंत्री के बाद दोनों डिप्टी सीएम का संघ प्रमुख के साथ पहुंचना यह दर्शाता है कि संगठन के साथ संवाद की प्रक्रिया काफी सक्रिय है। 27 के पहले संघ, संगठन और सरकार की तैयारी पर बातचीत हुई। माना जा रहा है संघ प्रमुख ने इस बैठक में यूजीसी बिल, शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद विवाद, मणिकर्णिका घाट ध्वस्तीकरण मामले में और उसके बाद बीजेपी और सरकार के खिलाफ बने माहौल पर इन तमाम मुद्दों पर फीडबैक ले चुकी है। अपने आने वाले महीनों में अब आप बीजेपी और सरकार में होने वाले बदलाव पर भी चर्चा का संकेत मिल रहा है। माना जा रहा है कि संभावित मंत्रिमंडल विस्तार और प्रदेश अध्ययन के नेतृत्व में संगठन की नई टीम पर भी चर्चा की गई। संघ प्रमुख से मुलाकात करने से पहले ब्रजेश पाठक ने दोस्तों सुबह सुबह लखनऊ के अपने सरकारी आवास पर, जैसा कि मैंने आपको बताया कि 101 बटुकों को बुलाया, अपने आवास पर बटुकों का फूल माला पहनाकर स्वागत किया, बटुकों को तिलक लगाया, शिखा का सम्मान कर उनसे आशीर्वाद लिया। कनेक्ट कीजिए इस चीज को। जब शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद माघ मेले में जा रहे थे, कैसे उन बटुकों की चोटियां खींची गई थी, कैसे उनको घसीटा गया था। और अब केशव प्रसाद मौर्य हो या ब्रजेश पाठक, ये लोग अगर 101 बटुकों को बुलाकर उनका सम्मान कर रहे हैं तो फिर इसका मतलब ये है कि उस डैमेज कंट्रोल की कोशिश की तरफ ये दिशा और दशा दोनों है। अब दोस्तों, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने एक प्रोग्राम में कहा था कि शिखा का सम्मान होना चाहिए, और दूसरे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य तो उसी वक्त कह चुके थे कि जिन लोगों ने शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के साथ गलत किया उसकी जांच होगी और उनके साथ उन्हें स्नान करना चाहिए। हम उनसे निवेदन करते हैं, पूजनीय है वो। जबकि योगी आदित्यनाथ तब और अब तक विधानसभा तक में कह चुके हैं कि हर कोई शंकराचार्य नहीं हो जाता है। तो ये जो डैमेज है, इस डैमेज के कंट्रोल के साथ साथ में क्या दिल्ली वर्सेस लखनऊ के किसी एंगल पर भी कोई बातचीत हुई? अटकलें तो बहुत सारी लग रही हैं। फिलहाल अगले हफ्ते तक की स्थिति और साफ होगी। आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।